अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज बहुत ही जिसे कहें कि अफसरदा दिन रहा हमारे लिए। हमारे से मुराद हम एंकर्स बरादरी है ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारी एक बहुत ही अज़ीज़ साथी, एक बहुत ही देरीना साथी, हमारी बहुत ही एक प्यारी साथी नाम था जिनका मिशेल बुखारी। वो आज इस दुनिया से कैंसर से जंग लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई और इस दुनिया से चली गई। बहुत सारे लोगों को जाते जाते वो गमज़दा कर गई, ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों को जो बहुत अरसे से उनके साथ थे, बहुत लंबे वक्त से उनको जानते थे। 2007 में मेरी मिशेल बुखारी से पहली मुलाकात हुई थी। एक निजी टीवी चैनल पर एंकर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, वो भी वहाँ पर मौजूद थी, हम सारे दीगर एंकर्स के साथ भी थे। लेकिन मिशेल बुखारी की शख्सियत ऐसी थी जो सब लोगों को, ख़ास तौर पर जो इर्द गिर्द ख़वातीन होती थी, उनको ज़रूर अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़िंदा दिल शख्सियत की मालिक थी। और उनकी ज़िंदा दिली का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि अभी PTV उन्होंने कुछ अर्सा पहले ज्वाइन किया, पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन किया, मेरे साथ ही यहाँ PTV पर काम कर रही थी। लेकिन उन्होंने कभी अपने करीबी साथियों को, जैसे कि मैं उनकी एक कहा जा सकता है कि करीबी दोस्तों में से एक दोस्त थी। अब मुझे भी बहुत बाद में पता चला कि वो अकेले इस तरह से कैंसर से जंग लड़ रही हैं। बहुत आखिरी वक्त में जब डॉक्टर्स ने उनको बता दिया कि मुश्किल होगा उनका सर्वाइवल, तब उन्होंने ये बात अपने कुछ अज़ीज़ दोस्तों से शेयर की। तब हमें भी मालूम पड़ा कि जी वो कैंसर से जंग लड़ रही हैं। बहुत सी दुआएं भी हमने उनके लिए की, लेकिन ज़ाहिर है कि जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी है, हम सब ने इस ज़मीन पर उतनी ही ज़िंदगी जीनी है। तो मिशेल बुखारी, जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कैंसर के आर्ज़े के बाइस कुछ अरसे से अलील थी, PTV समेत मुख्तलिफ TV चैनल्स पर उन्होंने तवील अरसा खिदमात अंजाम दी। एक एंकर के तौर पर एंकर तो वो बेहतरीन थी, लेकिन इसके अलावा वो लेक्चरर भी थी। मिशेल लाहौर गैरिजन कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम करती थी और इसके अलावा वो FM 101 पाकिस्तान पर लाइव प्रेजेंटर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मिशेल बुखारी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। आज ज़ाहिर है जिसको पता चला उसको अफसोस हुआ, दुख हुआ, लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि ये ख़बर सुनकर उनको बहुत दिली सदमा पहुँचा है और मिशेल बुखारी की मीडिया के लिए जो खिदमात हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मिशेल बुखारी मरहूमा को अपने जवारे रहमत में आला मकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मिशेल बुखारी की जो नमाज जनाजा है वो कल दोपहर 1 बजे जामिअतुल मुंतज़िर लाहौर में अदा की जाएगी, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो सब की सब फैमिली लाहौर में है। लाहौर ही में मिशेल मौजूद थी, वहीं उनकी आज वफ़ात हुई है और कल उनके नमाज जनाजा लाहौर ही में अदा की जाएगी। मेरी पहली मुलाकात मिशेल से लाहौर ही में हुई थी, क्योंकि उनका ताल्लुक़ लाहौर से था और हम भी एक चैनल के साथ लाहौर के अंदर उस वक्त मौजूद थे। तब तमाम ही एंकर्स जितने भी TV चैनल्स में काम कर रहे हैं सभी तकरीबन मिशेल को जानते हैं, बहुत अच्छे अल्फाज में याद भी करते रहे हैं और अब मिशेल हमेशा अच्छे अल्फाज में ही याद की जाती रहेंगी। हम सब की जानिब से मिशेल को मिस तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है रोज़मर्रा जो मसरूफियात हैं वो तो चलती ही हैं। प्रोग्राम का सिलसिला भी हमें आगे बढ़ाना है। मिशेल बुखारी के लिए बहुत सी दुआओं के साथ हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। और जब प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ कर रही हूँ तो आज हम बात करेंगे बहुत एक अहम मुल्क के हवाले से जो अक्सर ख़बरों में रहता है, वो है जनूबी कोरिया। ख़बर आज जनूबी कोरिया से ये आई है कि वहाँ के सदर ने अमेरिका और जनूबी कोरिया फ़ौजी मशक़ों के बाद अब मुश्तरका एटमी मशक़ें करने पर वार करने की तस्दीक कर दी है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी याद करा दूँ कि एक रोज़ कबल अमरीकी सदर इसकी तरदीद कर चुके हैं। जनूबी कोरिया के सदर की जानिब से इन मशक़ों पर ज़ोर एक ऐसे वक्त में दिया जा रहा है नाज़रीन जब नए साल की आमद के साथ ही शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उंग ने अपने मुल्क के जौहरी हथियारों और नए बैलिस्टिक मिसाइलों में तेज़ी से इजाफे का आज़म ज़ाहिर किया है। दोनों कोरियाओं में तकसीम हुए 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। 1951 से 1953 तक एक तल्ख जंग भी हो चुकी है, जिसमें 50 लाख अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस जंग के बाद कई दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन दोनों ममालिक में अब तक कोई अमन मुआहदा नहीं हो पाया। इन ममालिक की कशीदगी और मसाइल उनके अपने पैदा करदा भी नहीं हैं, क्योंकि दोनों की तकसीम भी उनकी कोई अपनी चॉइस नहीं थी। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान ने कोरिया से कंट्रोल खोया तो सोवियत यूनियन ने शिमाली इलाके, जो कि अब शिमाली कोरिया कहलाता है, वहाँ फौरी कब्जा कर लिया और जनूबी कोरिया अमेरिका के ज़ेर असर था। उसके बाद 1948 में सोवियत यूनियन और अमेरिका ने इन ममालिक की तकसीम का फ़ैसला किया। उसके बाद से आज तक दोनों ममालिक के दरमियान मामलात सही समत में नहीं जा रहे हैं। गुज़श्ता साल से हम देख रहे हैं कि शुमाली कोरिया ने मिसाइल तजुर्बात समेत जनूबी कोरिया को धमकियों का एक सिलसिला शुरू कर रखा है और इसी वजह से खित्ते में एक और जंग के खतरात मंडलाते दिखाई देते हैं। ये सारा मामला क्या है,
کیوں ہے اور حل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، اس پر ہم اپنے مہمان سے بھی یقینی طور پر بات کریں گے، لیکن پہلے ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کیا آپ کے لیے، وہ رپورٹ دیکھیے۔ شمالی کوریا کی دھمکیوں کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے ایک مشترکہ منصوبہ بندی اور مشقوں پر غور شروع کر دیا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کی جانب سے تصدیق کی گئی کہ ان کا ملک اور امریکہ جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے ایک مشترکہ منصوبہ بندی اور مشقوں پر غور کر رہا ہے۔ یون سک یول نے مقامی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ جوہری ہتھیار امریکہ کے ہیں، تاہم منصوبہ بندی، معلومات کا تبادلہ، مشقیں اور تربیت جنوبی کوریا اور امریکہ کو ایک ساتھ مشترکہ طور پر کرنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بارے میں امریکہ کی سوچ بھی کافی مثبت ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ اس منصوبہ بندی اور مشق کا مقصد امریکہ کے اپنے اتحادیوں پر حملوں کو روکنے کے لیے امریکی فوج کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو برقرار رکھنا اب بھی اہم ہے۔ یون سک یول کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی کوریائی صدر کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک روز قبل ہی شمالی کوریا سے درپیش خطرات کے پیش نظر جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کے امکان کی تردید کی تھی۔ دوسری جانب شمالی کوریا کے رہنما کم جون ان نے یہ کہتے ہوئے اپنی فوج سے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تیار کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ وہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کر سکیں۔ گزشتہ ہفتے حکمران ورکرز پارٹی کے اجلاس میں کم جون نے نئے فوجی اہداف کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنوبی کوریا اب ہمارا بلا شبہ دشمن بن چکا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں سال کے آغاز پر شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے مختصر فاصلے تک مار کرنے والا ایک بیلسٹک میزائل بھی فائر کیا تھا، جبکہ اس سے ایک دن پہلے اس نے 3 بیلسٹک میزائل داغے تھے۔ شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی تمام پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے 2022 میں تقریباً ہر ماہ ہی ہتھیاروں کی تجربات کیے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران کی سست روی کے بعد جنوبی کوریا نے بھی امریکہ کے ساتھ اپنی مشترکہ فوجی مشقوں میں اضافہ کیا ہے۔ دونوں کوریاؤں کے درمیان کشیدگی کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ 1948 میں دونوں ریاستیں قائم ہونے کے بعد ایک تباہ کن جنگ بھی ہوئی۔ 1951 سے 1953 تک جاری رہنے والی جنگ میں 50 لاکھ افراد کی ہلاکت ہونے کے بعد جنگ کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن 70 سال گزرنے کے باوجود دونوں ممالک میں کوئی امن معاہدہ نہیں طے پایا جا سکا۔ 2019 میں امن مذاکرات کی ایک بار پھر ناکامی کے بعد پیونگ یانگ نے ہتھیاروں کے تجربات میں اضافہ کیا اور اب سیول اور واشنگٹن کا خیال یہ ہے کہ پیونگ یانگ اپنے 7ویں جوہری تجربے کی تیاری کر رہا ہے۔ بالکل جی، اسی معاملے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیض الرحمان صاحب سے، سینئر صحافی ہیں واشنگٹن سے، براہ راست ہمارے شو کے لیے موجود ہیں، ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ وعلیکم السلام۔ فیض الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ اچھا فیض صاحب، امریکہ اور جنوبی کوریا کی ہم بات کر رہے ہیں، جن میں پہلے فوجی مشقیں کی گئیں اور اب دونوں ملک مشترکہ ایٹمی مشقوں پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ جو مشترکہ مشقیں ہیں، ان کے ذریعے کیا ایسے مفادات ہیں جو دونوں ممالک حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے اسما، امید تھی کہ شاید 2023 کا سورج کچھ نئی امیدیں لے کے ابھرا ہوگا، شروع ہوا ہوگا، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو کانفلکٹس اور جو عالمی امن کے لیے جو خطرات تھے اور جو 2022 میں منڈلاتے رہے، اور خصوصاً یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد، تو وہ ان کو کوئی کلوجر نہیں ملا پچھلے سال کے اینڈ تک، اور وہی کانفلکٹ نہ صرف یہ کہ آگے بلکہ لگتا ہی ہے کہ شدت آ رہی ہے۔ یہ جو خبر جو آئی ہے کہ اس وقت، اور بہت ہی یہ خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، ایکچولی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو ممالک کے درمیان باقاعدہ سیریسلی ایک ایٹامک اور نیوکلیئر ایکسرسائزز، حالانکہ وہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیبل ٹاپ، یعنی کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ بات ہوگی اور مختلف سینیریوز ڈسکس کیے جائیں گے، اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہیں، ان کے رولز ڈٹرمن کیے جائیں گے، لیکن ایک بہرحال ایک بہت ہی ایک اہم خطرناک صورتحال ہے کہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا اس نہج پر پہنچ چکے ہیں
کہ وہ باقاعدہ اس یعنی نیوکلیئر جو کہ آج سے کچھ عرصے پہلے جس کا نام لینا بھی یعنی کسی نیوکلیئر وار کا نام لینا بھی جو ہے وہ ناقابل یقین تھا، وہ آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ناظرین کو معلوم ہوگا کہ جو نیوکلیئر وارز کے حوالے سے ایک ٹرمینالوجی ڈسکس کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں میڈ، یعنی میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ تو لگتا یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں اور نیوکلیئر وار کہیں بھی ہو، چاہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان سے اور مختلف ممالک سے بہت دور ایک خطہ ہے کورین پیننسولا، اگر وہاں پر یہ آگ بھڑکتی ہے تو اس آگ کے شعلے جو ہیں وہ پورے گلوب کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اچھا اس کا دیکھیے اب یہ تو خیر بہت بادی نظر میں آپ کو یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ شمالی کوریا مسلسل اپنے آپ کو ایک نیوکلیئر پاور منوانے کے لیے مختلف بار بار تجربے کر رہا ہے، ان کی طرف سے خطرناک قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور یہ وہ ملک ہے جن پر دنیا کی تمام سینکشنز، تمام پابندیاں ناکام ہو چکی ہیں، اور یہی ایک آرگومنٹ ہے وہ ان لوگوں کے پاس جو پابندیوں کے خلاف دیتے ہیں کہ پابندیاں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس ملک کے آپ مزید اس کی پوزیشن جو ہے اس کو ہارڈن کر دیتے ہیں اور مزید سخت رویہ وہ اختیار کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی شمالی کوریا کے ساتھ ہوا۔ آپ نے اس کو بالکل کاٹ کے رکھ دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ نہ آپ کے بینکنگ سسٹم کا حصہ ہے، نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سسٹین کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ جواب بھی دے رہا ہے، اور اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو بھی بہت آگے بڑھا رہا ہے۔ اس میں کیا معاملہ اتنا سادہ ہے کہ ایک محض ایک ایسا ملک جو کہ غریب ملک ہے جس کے عوام فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، کیا اس کے پاس اتنی طاقت یا اس کے پاس اتنا ول پاور ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ کر گزرے یا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور چائنا دو ایسے بڑے کیمپس ہیں جو اس وقت امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں، اور شمالی کوریا جس کے بہت بڑا بارڈر چائنا کے ساتھ ملتا ہے اور جو رشیا سے بھی ملتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بہت بڑا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس کا یہ جو ایک جسے سیبر ریٹلنگ کہتے ہیں، اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور یہ دو طاقتیں اس کے پیچھے ہیں، اور یہ اس معاملے کو اور مزید سنگین بنا دیتی ہیں کہ اگر امریکہ ان شمالی کوریا کے معاملے میں اگر پس پردہ ان دو طاقتوں سے سر پیکار ہے اس پیننسولا پر، تو یہ یقیناً جو آس پاس کی جو طاقتیں ہیں جس میں جاپان ایک بہت بڑا الائی ہے، ساؤتھ کوریا بہت بڑا الائی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کورین اکانومیز اور جو جاپنیز اکانومی ہے وہ اس پر کس طرح سے اس پر دباؤ پڑے گا، اور اس پر دباؤ پڑنے کا مطلب کہ عالمی کساد بازاری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام وہ پہلو ہیں جس پر مجھے مطلب بحیثیت ایک تجزیہ نگار، تجزیہ کار، ایک بہت سخت تشویش ہے کہ معاملات یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ نے اس کو آفیشلی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ ایک وہ بات ہے اس کہ کی کیا وجہ ہے؟ فیض صاحب چھپانا چاہ رہا ہے امریکہ اس کو؟ ہاں اسما دیکھیے وہ ایک اس میں یہ ہے کہ جسے ہم آپ یہ کہہ لیجیے کہ ڈپلومیٹک لینگویج میں یا ثقافتی زبان میں پازیبل ڈینائبلٹی کہتے ہیں، یعنی ایک قابل یقین انکاریہ، یعنی آپ سچویشن ایسی پیدا کرتے ہیں کہ کر چکے کام وہ سب کام کریں، لیکن آپ ایک ایسا سچویشن ایسے بنائیں کہ آپ ایک پلازیبل ڈینائبلٹی کے قابل ہو سکیں۔ تو امریکہ نے اس وقت وہی روش اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ امریکہ دیکھیے رشیا نے باقاعدہ نیوکلیئر ویپنز کی بات کی ہے یوکرین میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اب اگر امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان یہ ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو یہ ڈائریکٹ میسج ہے رشیا کو کہ اگر وہاں پر یوکرین میں اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہوتی ہے یا یوکرین میں مزید وار آگے بڑھ کر، اب دیکھیں نا 1 سال ہونے والا ہے، اگلے مہینے 1 سال ہو جائے گا اس وار کو، یوکرینین وار کو، اگر ڈیسپریشن میں اگر رشیا ایسا کوئی ایکشن رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے جی۔ فیض الرحمان صاحب سے کوشش کریں کہ دوبارہ رابطہ کریں، لیکن تجزیے میں اپنے وہ یہی بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لیے یہ سب۔ کوئی شمالی کوریا کو اس سے میسیج نہیں جا رہا ہوگا، اس سے جو میسیج جائے گا وہ رشیا کو بھی جائے گا، اور بڑا اسٹرانگ میسیج جائے گا۔ ہم آپ کو اسی پروگرام کے اندر یہ بتاتے رہیں کہ کہیں نہ کہیں جو معاملہ اٹھایا جاتا رہا ہے یوکرین کی طرف سے کہ جی ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے رشیا کی جانب سے کہ ہم آپ کے اوپر جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔
सकते हैं। और इस मामले को बहुत ज़्यादा उठाया भी गया, तो उसके बाद हमने देखा एक स्टेप बैक करना पड़ा था रशिया को इस सारे मामले से, और बातें कुछ बनाना पड़ी थी कि नहीं जी हम ये करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रोवोक किया गया तो हम ये करेंगे। तो फैज़ुर रहमान साहब अभी यही फरमा रहे थे हमारे साथ जब मौजूद थे कि प्रोवोक करने की कोशिश इसको कहा जा सकता है रशिया को, या एक इजाज़तनामे के तौर पर देखा जा सकता है कि अगर आप खुद ये कर रहे हैं, एक सुपर पावर होकर आप ये सब कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आप दूसरे ममालिक को कहीं ना कहीं ऐसा करने की इजाज़त दे रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी फैज़ साहब। अच्छा जी, ब्रेक हम ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। हम रियासत की सरबुलंदी के लिए मजलूमों के साथ खड़े होंगे और हमेशा इंसाफ पर मबनी अदालत कायम करेंगे। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। हमें खलील खालिद को हर हाल में जिंदान में रखना होगा। इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, ये आज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मंसूबा बहुत सौ के लिए तकलीफ दे होगा। उस मंसूबे में और कौन शामिल था? खलील खालिद इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। खलील खालिद अगवा हो गया है। खलील खालिद साहब के जुर्म की एक ही सजा है और वो है फांसी। आपने खुद एतराफ किया था कि सबाहतीन को अगवा करने की जिम्मेदार आप खुद होंगी। अब हमें वेम्बरी की वफादारी पर शक हो रहा है। तौफीक पाशा के पास महमूद पाशा को कत्ल करने की कोई अहम वजह हो। किसी ने जानबूझकर गद्दारी की है तो गद्दारी की सजा मौत है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर हम गए थे, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ था हमारे गेस्ट से। अभी प्रोग्राम में हमें कहा जा रहा है कि हमें आगे बढ़ना है और बात अभी हमें करनी है अमरीकी सियासतदान और इल्ची बराए माहौलियाती उमूर जॉन कैरी की, जिनका कहना है कि तरक्की याफ्ता ममालिक को गरीब ममालिक का माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से गुस्सा समझने की और इस हवाले से फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जॉन कैरी ने बरतानवी जरीदे को एक इंटरव्यू दिया और उसमें पाकिस्तान में तारीखी सैलाब का भी जिक्र किया और कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाले नुकसान को देखते हुए आप कैसे उन लोगों से आंखें मिला सकते हैं। उन्होंने ये बात कबूल की कि लॉस एंड डैमेज फ़ंड कायम तो कर दिया गया है, लेकिन रवां साल इस पर ये जो फ़ंड है इसकी तफसीलात को वाज़ेह करने के लिए बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल नवंबर में मिस्र में होने वाली COP27 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक के भरपूर आवाज़ उठाने के बाद बड़ी मुश्किल से अमीर ममालिक लॉस एंड डैमेज के फ़ंड के क़याम पर राज़ी हुए थे, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इस फ़ंड में कितनी रकम होगी और ये आएगी कहाँ से, और एक जो मुकम्मल मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए वक्त दरकार होता है वो कितना वक्त दरकार है।
कब तक जो गरीब ममालिक हैं उन तक ये फ़ंड पहुँचेगा, इन सब सवालात के जवाबात अभी बाकी हैं। और दूसरी तरफ खदशात ये भी हैं कि अमीर ममालिक माहौलियाती कॉन्फ्रेंसेस में किए गए पहले वादों की तरह इस बार के वादे को भी तोड़ देंगे। जॉन कैरी ने मज़ीद क्या कहा, माहौलियाती तब्दीलियाँ अब तरक्की पजीर ममालिक के साथ यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता बर आज़म को भी कैसे मुतासिर कर रही हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। अमरीकी एलची बराए माहौलियाती उमूर जॉन केरी ने एक बार फिर अमीर मुल्कों पर जोर दिया है कि उन्हें मौसमियाती तब्दीली पर तरक्की पजीर ममालिक के गुस्से को समझते हुए इस मसले के हल के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। अमरीका और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा माली बोझ बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने रवां साल के दौरान लॉस और डैमेज फंड पर काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों के लोग मौसमियाती तब्दीलियों के बहरान के बायस शदीद परेशानी से दोचार हैं। खास तौर पर अफ्रीकी अकवाम इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मौसमियाती बहरान में शामिल सर फहरिस्त 20 ममालिक में 17 का ताल्लुक अफ्रीका से है, जबकि इस बराज़म का कार्बन अखराज सिर्फ 0.55% है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शर्म शेख मिस्र में कोप 27 में तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए एक फंड कायम करने का फैसला मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए इंसान और कुर्रे अर्ज के लिए उम्मीद का एक अहम इशारा था। नाइजीरिया में बैक वक्त आने वाले सैलाब, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में खुशकसाली और बहरे अल काहिल और कैरिबियन के समुद्री तूफानों के बाद इस फंड के क़याम ने दुनिया के माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए तरक्की पजीर ममालिक के आज़म को तक़वीयत दी है। पाकिस्तान ने कोप 27 के बाद होने वाले मुज़ाकरात में तरक्की पजीर ममालिक की क़यादत की ताकि फंड कायम करने के लिए दबाव डाला जा सके। अब तरक्की पजीर ममालिक 24 रुकनी ममालिक की अबूरी कमेटी में फौरी तौर पर काम करने के मुंतज़िर हैं ताकि फंड के इंतजामात, ढांचे, गवर्नेंस और शराइत को हतमी शक्ल दी जा सके। लेकिन इससे पहले फाइनेंस के ज़राए और तौसी के लिए नए मंसूबों और मौजूदा इंतजामात के साथ हम आहंगी और तकमील को यकीनी बनाने के तरीकों की भी वजाहत करना होगी। कमेटी के लिए सबसे अहम कामों में से फंडिंग के इस पैमाने की निशानदही करना है जो आजकल मौसमियाती तब्दीली के नताइज को पूरा करने के लिए दरकार है। माहौलियाती तवाज़ुन कायम करने के लिए पहला इम्तिहान पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और बहाली व तामीर नौ और मुस्तकबिल की तबाहकारियों के खिलाफ इस्तेकाम पैदा करने के लिए पाकिस्तान के मंसूबे का जवाब होगा। दूसरी जानिब ग्लोबल वार्मिंग के असरात बराज़म यूरोप में भी महसूस किए जा रहे हैं, जहां उमूमन मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत काफी ज्यादा होती है, मगर अब वहां जनवरी में ही दर्जा हरारत में इजाफे के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक कम अज कम 8 यूरोपीय ममालिक बशमूल पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और दीगर में जनवरी की तारीख में गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। पोलैंड के इलाके कोरबेलो में दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो कि अमूमन मई के महीने में होता है। आम तौर पर इस खित्ते में जनवरी में औसत दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड होता है। चेक रिपब्लिक के खित्ते में जनवरी में औसतन दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब 19.6 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं जी, माहिर माहौलियात हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। जी मुनीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अच्छा मुनीर साहब, ये जॉन कैरी साहब तो ये बात मान रहे हैं कि जिन ममालिक का नुकसान हुआ है वो खफा भी होंगे, गुस्से का इजहार भी करेंगे, मुतालिबात भी करेंगे, ये मुतालिबात माने जाने चाहिए, लेकिन जो लॉस एंड डैमेज फंड कायम हुआ था इसका तो अपना ही कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो ये जो नुकसानात हुए इसका इजाला किस तरह से होगा फिर मुनीर साहब? देखें, ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई थी और इसको एक बहुत अहम संग मील समझा जा रहा था शर्म शेख कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उस वक्त ये बात की जा रही थी कि इसके TORs तय होने में, टर्म्स एंड कंडीशंस तय होने में कोई साल भर लग जाएगा। और लेकिन अगर साल भर भी लग जाए, लेकिन अगर उससे पहले अगर हम ग्रीन क्लाइमेट फंड को देखें तो उसके में भी बहुत वक्त लगा था उसके ऊपर एग्री करने में। बस ये जो बड़े ममालिक हैं उनके रजामंद होने पे, उसके बाद भी उसके अंदर तकरीबन कोई 3-4% से ज़्यादा जो है
वो कंट्रीब्यूट नहीं किया गया। रिसेंटली जब अमेरिका की वापसी हुई है तो कुछ उसके अंदर फंड्स बढ़े हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब पूरी दुनिया जो है उसको नुकसान हो रहा है बड़े ममालिक की कार्बन इमिशंस की वजह से, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की वजह से, तो उनको जैसे पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फोरम के ऊपर आवाज़ को उठाया है और क्लाइमेट जस्टिस की बात की है, और इसको यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने भी क्लाइमेट जस्टिस के पाकिस्तान के इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक करते हुए दुनिया के ऊपर ये आश्कार किया है कि इसका बहुत जल्दी और बेहतर पैमाने पर इसका होना ज़रूरी है। और जब ये बात की जा रही थी कि लॉस एंड डैमेज फंड को कोई 1 साल लगेगा, तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि इसको बहुत जल्द जो है इसको नाफिजुल अमल किया जाए और इसके TOR तय किए जाएं। लेकिन अभी भी शर्म एल शेख की कॉन्फ्रेंस के बाद भी कोई हमें इक़दामात होते हुए नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में जॉन कैरी कौन है इस डिले का जिम्मेदार सर? जी कौन जिम्मेदार है इस ताखीर का? इक़दामात किसने करने हैं सर? ये इसमें ये बड़े ममालिक जितने भी हैं ये जो कमिटमेंट भी करते हैं उससे निकल जाते हैं बाद में और उसको डिले बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी आप ये देखें कि जब पाकिस्तान की मदद करने की बात हो रही थी, इतने करोड़ों लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हुए, और सदर बाइडन के कहने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान की इमदाद उस कदर नहीं की गई जिस कदर होनी चाहिए थी। तो हालांकि कमिटमेंट्स हुई थी, इसके ऊपर सबने अफसोस का इजहार भी किया था और सबने ये कहा था कि ये क्लाइमेट डिजास्टर है और क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल, लेकिन मुस्तकिल पाकिस्तान को और पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों को इसके ऊपर आवाज उठाते रहना चाहिए मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर। जैसे कि अभी अगर इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही तो इमीडिएटली कुछ ममालिक को अब करारदाद दस्तखत करके यूएन जनरल असेंबली के अंदर पेश करनी चाहिए कि इसके ऊपर ममालिक हैं जो इसमें साथ दे सकते हैं मुनीर साहब पाकिस्तान का। देखें बहुत सारे मुल्क हैं जैसे हम जो जितने तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इसमें हमारा साथ दे सकते हैं। बांग्लादेश जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। फिर अब तो यूरोप जो है वो भी, अगर हम गर्मियों में सूरत हाल देखें जो हीट वेव थी, और अब सर्दियों अगर हम देखें, खुद अमेरिका की अपनी कुछ रियासतें जो हैं वो शदीद बर्फानी तूफान से इस वक्त नबुर्द आजमा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि सऊदीया के अंदर किस तरह बारिशों ने तबाही मचाई हुई है, तो ये सारे ममालिक मिलकर अगर एका करें और बार बार याद दहानी कराएं और अपनी आवाज़ उठाएं, जैसे कि पाकिस्तान ने बहुत विगोरस क्लाइमेट डिप्लोमेसी से काम लिया है, हर फोरम के ऊपर जाके अपना नुक्ता नज़र पेश किया। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शहरी रहमान साहिबा, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा जो है क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं, वो बात कर रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे थे। हिना रबानी खर साहिबा जो हैं वो भी बात कर रही थी। तो जब इतने बहुत सारे लोग बहुत रैपिडली मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जा रहे थे, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी क़यादत लेनी होगी इस इशू के ऊपर जो क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से लॉस एंड डैमेज फंड बना है, उसके ऊपर अपने साथ लोगों को लेके चलना पड़ेगा। और एक इमरजेंसी रेजोल्यूशन जो है उसके लिए यूएन जनरल असेंबली के अंदर या UNFCCC की जो मुतलका कमेटी है एटलीस्ट उसके अंदर इसको पुटअप करना पड़ेगा। और अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे कुछ सियासी खलफशात जो है वो एक बार फिर सर उठा रही है, तो ऐसे में जाहिर है कि हुकूमत उसको निपटने के लिए भी लग जाती है। तो फिर जो इस तरह क्लाइमेट जस्टिस या इस तरह के जो इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हटती चली जाती है। लेकिन सर मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि तरक्की पसीर ममालिक के पास ऑप्शन क्या है? वो तो आपने बता दिया, फौरी करारदाद जो है अब एक पेश की जानी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, ममालिक को अपना इकट्ठ एक करना होगा और बड़े ममालिक से मुतालिबा मज़ीद मजबूत आवाज़ के साथ करना होगा। लेकिन मुझे ज़रा ये बताइएगा, आप चूँकि माहिर माहौलियात हैं,
آپ اس ساری چیز کو دیکھ کس طرح سے رہے ہیں؟ کیا آنے والے سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصانات جو ہے یہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو فنڈ قائم کیا گیا ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، یہ بس اگر پیسہ ان ملکوں کو دے دیا جائے تو یہ کافی ہوگا، انف ہوگا ان معاملات کو، موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ سر نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حالات خراب ہوتے جائیں گے، کلائمیٹ امپیکٹ بڑھتا جائے گا، بشرطے کہ ہم گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو ہم روکیں اور اڈیپٹیشن کی طرف جائیں. اڈیپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے اس وقت حالات موجود ہیں اس کے مطابق ہم چلیں. دوسری طرف جو دنیا زیرو کاربن کی بات کر رہی ہے تو اس کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا کہ ہر ملک کو اپنی اپنی جو کاربن ایمیشنز ہیں گریجولی ریڈیوس کر کے زیرو پر آنا پڑے گا. اگر وہ زیرو پہ نہیں آئیں گے، اپنی کاربن ایمیشنز کو کنٹرول نہیں کریں گے، جیسا کہ جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں، صنعتی ممالک ابھی تک اپنی ویسٹ کو کم نہیں کر رہے ہیں، وہ دوسرے ملکوں سے جو کاربن کریڈٹ ہے وہ خرید رہے ہیں. جیسے کہ پاکستان کی کاربن ایمیشنز کم ہیں تو وہ جو پاکستان کی جو کاربن ایمیشنز کم ہے، پاکستان میں تھوڑا بہت انویسٹ کر کے وہ کریڈٹ آرز اپنے کاربن کریڈٹ جو ہیں وہ لے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے کلین میکنزم ڈیولپمنٹ یا اس طرح کے جو میکنزمز ہیں اور کاربن کریڈٹ خریدنے والا، اس کو کم یعنی لینے کی بجائے کوئی ہمیں کنکریٹ قدم اٹھانے پڑیں گے جس سے جو صنعتی ممالک ہیں وہ ریئل ٹائم میں اپنی کاربن ایمیشنز کو کم کریں. UNFCCC کو اس کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. صحیح، یعنی یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے اگر اس میں کچھ مدد آ بھی رہی ہے اور وہ ہم جیسے ممالک کو مل جاتی ہے تو شاید ہم اس سے ساری صورتحال پر قابو پا لیں گے. دیگر بہت سارے اقدامات ہیں جن کا کیا جانا باقی ہے. پڑیں گے اسما، یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں کچھ پیسے دے کر فرض کریں یہ تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص بیمار ہے اس کو آپ نے آکسیجن لگائی، ڈرپ لگائی، کچھ میڈیسنز دیں اور اس کو تندرست کر دیا، لیکن آپ کو وہ سارے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ وہ دوبارہ نہ ہو پائے. لیکن ہم اس کی طرف پوری دنیا جو ہے کلائمیٹ امپیکٹ جو بڑھتا جا رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے. وہ صرف مریض کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اقدامات کو تجویز کر رہی ہے. تو جو جو جڑ ہے اصل میں جو بنیادی وجہ ہے اس پر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ابھی تو یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا ہے یہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں خود گمشدہ دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ منیر احمد صاحب، آپ وقت نکال رہے تھے میرے شو کے لیے، اپنا تجزیہ آپ نے ہم سے شیئر کیا. فون لائن پر موجود تھے جی منیر احمد صاحب. اور جہاں موسمیاتی تبدیلیوں نے دنیا بھر کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، کر رہی ہیں یہ موسمیاتی تبدیلیاں، اور وہاں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم جو ہے اس نے دنیا بھر میں ایک بار پھر سے خطرے کی نئی گھنٹی بجا دی ہے. عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ کرونا کا نیا ویریئنٹ XBB.1 اب تک کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ بن چکا ہے. امریکہ میں اب جو نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں ناظرین، ان میں 40% سے زائد اسی ویریئنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. میں ابھی یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی اتنی مشکل سے ہم نے کووڈ-19 پہلے یاد کیا تھا، کرونا پھر کووڈ-19، اور اب ایک نیا ویریئنٹ آ گیا ہے. ہمیں تو اس کا نام بھی یاد کرنا ہے اور ظاہر سے بچنا بھی ہے ہمیں آپ سب کو. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ جاپان میں اس وقت کرونا سے بہت زیادہ اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن چین میں بھی کرونا وائرس کی بے قابو ہوتی صورتحال کے پیش نظر تقریباً 1 درجن سے زائد ممالک میں چینی مسافروں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. وائرس سے لوگوں کے بڑے پیمانے پر متاثر ہونے کی خبروں کے درمیان یورپی یونین نے بیجنگ کو کرونا ویکسین مفت فراہم کرنے کی پیشکش البتہ ضرور کر دی ہے. طبی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایک بار پھر ٹیسٹنگ تیز کرنے اور تیزی سے پھیلنے والے ویریئنٹ سے بچنے کے لیے بوسٹر ڈوز لگوانا ہوگی. پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کچھ. یہاں کرونا کی شرح نہایت کم ہونے کے باوجود حکومت احتیاطی تدابیر اپنا رہی ہے. 90% آبادی اس وائرس کے خلاف ویکسینیٹڈ ہے، جبکہ آئندہ مہینوں اسے 100% کرنے کی تیاریاں بالکل مکمل ہیں. بچوں میں ویکسینیشن کی شرح کم رہی ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے ہدایت کی ہے کہ 5 سے 12 سال کے بچوں کو 100% ویکسینیشن کو ہنگامی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے. پاکستان کی سرحدوں اور ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا نظام موجود ہے اور اس کی جانچ پڑتال کے لیے رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی وزیر اعظم نے دے دیا ہے. دنیا بھر میں اس وقت کرونا کی صورتحال کیا ہے، پاکستان میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں دیکھیے.
अमेरिका में क्रिसमस की छुट्टियों के बाद कोरोना के सब वेरिएंट का फैलाव तेज हो गया। दर्जनों लोग बुखार और नज़ले का शिकार होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक XBB.1.5 से मुतासिरा अफराद अस्पताल लाए जा रहे हैं। ये वेरिएंट इंतहाई मुतअद्दी है और तेजी से एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है, जिससे बचने के लिए बूस्टर शॉट्स लगवाना बहुत जरूरी है। वर्डोमीटर्स के मुताबिक दुनिया भर में एक रोज के दौरान कोरोना से 500 से जायद अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि 2,27,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में जापान में सबसे ज्यादा 223 अमवात रिपोर्ट, जबकि 90,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। शुमाली कोरिया में 81,000 केसेस सामने आए, जबकि 29 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। ताइवान में 22 अमवात और 25,000 कोरोना मरीज सामने आए। हांगकांग में 75 अमवात और 16,000 से जायद मरीज कोरोना का शिकार हुए। चीन में कोरोना से 3 अमवात जबकि 4,833 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस की बेकाबू होती सूरत हाल के पेश नजर चीन से आने वाले मुसाफिरों को अब 1 दर्जन से जायद ममालिक में दाखिल होने पर पाबंदियों का सामना करना है। चीन में कोरोना वायरस से लोगों के बड़े पैमाने पर मुतासिर होने की खबरों के दरमियान यूरोपीय यूनियन ने बीजिंग को कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त में फराहम करने की पेशकश की है। आलमी इदारे सेहत ने बीजिंग की तरफ से वबाई अमराज के हवाले से फराहम करदा महदूद मालूमात की रोशनी में एहतियाती तदाबीर को काबिल फहम करार दिया है, जबकि मगरबी मुमालिक ने चीन पर कोरोना की सूरत हाल को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। चीनी कौमी इदारे सेहत के तर्जुमान ने इल्जामात का जवाब दिया कि 3 साल के दौरान चीन ने सख्त इक़दामात उठाए, जिसकी वजह से अमवात और वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली। चीनी तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस का अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट XBB और BQ.1 की लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुई। ये वेरिएंट बाहर मुमालिक से आने वाले कुछ मुसाफिरों में पाया गया, जिन्हें करंतना में रखा गया है। इस नए कोरोना वेरिएंट के सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका में रिकॉर्ड हो रहे हैं। US सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक गुज़िश्ता जुम्मे तक अमेरिका में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस में 40% का ताल्लुक इस वेरिएंट से था। दूसरी जानिब वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में खित्ते समेत पूरी दुनिया और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की नई अक़साम, उनकी रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात और वैक्सीनेशन के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। वजीर आज़म ने हिदायत की कि 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 15 हफ्तों में कोविड-19 से एक भी हलाकत न होना खुश आइंद अमर है। मुझ समेत पूरी कौम वैक्सीन अतिया करने वाले मुमालिक की शुक्रगुजार है। कोविड-19 इन्फेक्शन की कम शरह खुश आइंद है, मगर हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। बिल्कुल जी, हम सबको तैयार रहना होगा और पाकिस्तानी हुकूमत इसके लिए तैयार भी है। इक़दामात किए जा रहे हैं। 90% हमारी आबादी जो है वैक्सीनेटेड है। 100% पर इसको लाने की कोशिश की जा रही है इस तरह को। और हमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने बूस्टर्स नहीं लगवाए हैं, उन्हें चाहिए कि बूस्टर्स लगवा लें, यानी एक और डोज जो है इससे बचने की जो वैक्सीन मौजूद है उसकी एक लगवा लें ज़रूर। मैक्सिको की जानिब बढ़ेंगे जी। मैक्सिको से खबर आ रही है कि इसके सरहदी इलाके वारेस की जेल में मुसल्लह अफराद बख्तरबंद गाड़ियों में पहुंचे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 10 पुलिस एहलकारों समेत 19 अफराद मारे गए, जबकि 25 कैदी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेल से फरार हो गए हैं और इनमें ड्रग माफिया का एक अहम कारिंदा भी शामिल था। हमला किसने किया, इस बारे में तहकीकात अभी तक की जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, मैक्सिको के जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया है वो अमरीकी रियासत टेक्सास से बहुत ज़्यादा करीब है और यही वो मकाम है जहाँ से अमरीका बड़ी तादाद में ड्रग स्मगल की जाती हैं। इसलिए इस इलाके पर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए ड्रग माफिया जो ग्रुप्स हैं उनमें झड़पें आम होती रहती हैं। यहाँ की जेल में भी यही मामला है। जेलों के अंदर भी हरीफ ग्रुपों की लड़ाइयाँ जारी रहती हैं। इस तरह के हमले होते रहते हैं और माफिया के अफराद अपने कारकुनान को कैद से निकलवाने के लिए जेलों पर हमले करते हैं। ऐसा ही एक हमला गुज़श्ता साल अगस्त में भी इस जेल में हुआ था, जिसमें 11 अफराद की हलाकत हो गई थी। इस सारी सूरत हाल पर हमारे पास एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। मैक्सिको के सरहदी शहर सीडेड वारेस की जेल पर बख्तरबंद गाड़ियों में सवार मुसल्लह अफराद के हमले में 10 पुलिस एहलकारों समेत 7 कैदी हलाक हो गए, जबकि 2 हमलावर भी मारे गए।
रियासत चिवावा के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने बयान में बताया कि मुतअद्दिद मुसल्लह गाड़ियां जेल में आकर रुकी और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। हलाक होने वालों के अलावा मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जबकि कम अज कम 25 कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। फरार होने वालों में ड्रग कार्टेल का अहम कारिंदा भी शामिल है। रियासती प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने आगाह किया कि मैक्सिको की फौजियों और रियासती पुलिस ने जेल का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है और हमलावरों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए तहकीकात जारी हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक जेल के अंदर कुछ फसादी कैदियों ने मुख्तलिफ अशिया को आग भी लगाई और जेल के मुहाफिजों से झड़प की। दूसरी जानिब जेल पर हमले के कुछ देर कबल ही वारस की बल्दियाती पुलिस के एहलकारों पर भी हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हमलावरों का ताकुब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनकी गाड़ी को तहवील में ले लिया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत चिवावा अमरीकी रियासत टेक्सास के पास एक खुद मुख्तार इलाका है, जहां जराइम पेशा अफराद और ड्रग माफिया के लोगों के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। बड़ी तादाद में माफिया के कारकुनान और वारिस की सरहदी जेल में कैद हैं, इसलिए इन जेलों में भी तशद्दुद के वाकयात अक्सर व बेशतर देखे जाते हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त में वारिस जेल में कैद 2 हरीफ गिरोहों और कैदियों के दरमियान हंगामा आराई और फायरिंग के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए थे। मार्च 2009 में इस जेल पर हमले में 20 अफराद हलाक हुए थे। आलमी मीडिया के मुताबिक जेल के अंदर बढ़ती झड़पों के पीछे एक वजह जेल हुकाम की नाअहली भी है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको में खास तौर पर सरहदी जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखे जाते हैं, जो कि पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफे का बायस बनते हैं। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के साथ ही आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद। परियों कलियों की आबादी